नहीं, ये देखिए, नया साल तो मतदाताओं का साल होगा। मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अ, सबसे पहले उत्तर पूर्व में चुनाव होंगे, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव होगा। उन उन इलाकों के बारे में चुनाव होगा जिनके बारे में हमारे और आपके जैसे लोग बहुत कम जानते हैं। और दुख की बात ये है कि उनके बारे में जानने की हमारे अंदर कोई ज्यादा इच्छा भी नहीं है। हम बिल्कुल। लोग उनके तथ्यों के बारे में पता नहीं लगाते हैं, उन समाजों के बारे में हमें नहीं पता है, वहां की राजनीति कितनी पेचीदा है ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले वहां चुनाव होंगे, फिर कर्नाटक में चुनाव होगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर चुनाव होंगे। 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं पूरे 2023 में। पूरा वर्ष चुनाव होता रहेगा। और भारत कितना विविध है, उसकी राजनीति कितनी विविध है, राजनीतिक समीकरण कितने अलग अलग तरह के हर प्रांत में होते हैं। 2023 इसका सबसे बड़ा नमूना है। और राजनीतिक समीक्षक के तौर पर अगर हम 2023 का अध्ययन करके, 2023 की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करके अगर हम कुछ नई बात सीख पाए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। इससे हमारे ज्ञान में बड़ी बढ़ोतरी होगी। अभी मैंने कुछ कोशिश करके उत्तर पूर्व में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या क्या दांव पे है और क्या क्या बनने वाली परिस्थिति है, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं जानकारी इतनी ज्यादा हासिल कर चुका हूं कि उसके अंदर कोई समीक्षात्मक बिंदु में तलाश पाऊं, लेकिन वो जानकारी ही अपने आप में बहुत नए किस्म की जानकारी है। वो जानकारी जी। हमारे सामने रहती है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं। हम असल में उत्तर भारतीय राजनीति में या पश्चिम भारतीय राजनीति में या दक्षिण भारत की राजनीति में अपेक्षाकृत कम फंसे रहते हैं। और उत्तर पूर्व जहां के, क्योंकि वहां पे कुल 25 कितनी सीटें हैं, कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर पूर्व में। जी। 7 राज्यों में, असम समेत जो 7 राज्य हैं उनको मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं। और लेकिन ये 25 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस चीज को हमारे जैसे समीक्षकों ने कम समझा है। मैं ये बताऊंगा कि कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, जब से नरेंद्र मोदी ने अपना दबदबा राजनीति में कायम किया है, तब से वो लगातार उनका फोकस इस बात पे है कि किस तरह उत्तर पूर्व को वामपंथियों वामपंथियों और कांग्रेसियों के हाथ से छीना जा सके। और इसमें वो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुए हैं। आप देखिए, असम को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया है, और सॉरी, कांग्रेस से छीन लिया है। और इस तरीके से कांग्रेस से छीना है कि उन्होंने उत्तर पूर्व की अपनी पूरी राजनीति का केंद्र असम को बना दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे भाजपा में आने से पहले, वो उनके नेतृत्व में एक नया मोर्चा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। उत्तर पूर्व की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा है, एनडीए, उस तरह से नहीं चलती है। उसके लिए उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया है, और उस मोर्चे का अध्यक्ष उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया है। आप त्रिपुरा को देखिए। त्रिपुरा में जो वामपंथियों की सत्ता जो कई दशक से जारी थी, उसकी वजह से उसके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हस्तक्षेप किया, और वहां की एक स्थानीय पार्टी के साथ में समझौता करके उन्होंने वामपंथियों को परास्त कर दिया। 60 की असेंबली में 36 सीटें उन्होंने, उनके गठजोड़ ने प्राप्त की। अब वहां की राजनीति, अब नया चुनाव होने वाला है, अब वहां की राजनीति बहुत ही जटिल हो चुकी है। वहां पे कांग्रेसी और वामपंथी एक मंच पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां के स्थानीय वासियों की एक नई पार्टी बनी है, जो इतनी प्रभावशाली होती जा रही है धीरे धीरे, कि उससे भाजपा और भाजपा के जो सहयोगी दल है, उससे टूट टूट के लोग आ रहे हैं उसके अंदर। यहां तक कि उनकी सरकार के एक मंत्री भी वहां छोड़ के इधर आ गए हैं। तो वहां पे भाजपा के सामने एक अलग तरह की चुनौती है कि वो कैसे अपनी सत्ता को कायम रख पाएगी। और भाजपा इस बात को जानती है वहां अपने, इसलिए भाजपा ने पिछले दिनों वहां मुख्यमंत्री भी बदला है। और हम लोग, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया, इसकी हम लोगों को बहुत जानकारी होती है। बहुत सारे समीक्षकों को तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन था और नया मुख्यमंत्री कौन बनाया गया, उनके नाम भी नहीं पता होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है उसकी तरफ।
नागालैंड पे आइए आप। नागालैंड की स्थिति यह है कि वहां पर एक ऐसी सरकार चल रही है जो विपक्ष विहीन सरकार है। यानी नागालैंड की तमाम राजनीतिक शक्तियां आमतौर पर सरकार में शामिल हैं। दैट्स ए नो अपोजिशन गवर्नमेंट। वह एक नई बिल्कुल परिस्थिति है और वहां दो तरह के आंदोलन चल रहे हैं। जो मोइवा गुट है, उनकी जो पार्टी है, वो उसका दावा यह है कि हमें नया झंडा और नया संविधान चाहिए। हम लोग कश्मीर की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन नागालैंड में हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से हो रहा है। उनका क्लेम यह है कि हमें नया झंडा चाहिए और नया संविधान चाहिए। केंद्र सरकार ने उनके क्लेम को खारिज कर दिया है। तो जो इस समस्या से जो एक गतिरोध बना, उस गतिरोध को पहले हल किया जाए, ये दावा करके बाकी पार्टियों ने पिछले चुनाव का बायकॉट किया था। उनका नारा था नो इलेक्शन, नो सॉल्यूशन, नो इलेक्शन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा, उसका नारा था इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन, कि चुनाव लड़ा जाए, सरकार बनाई जाए, उसके जरिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे। वहां पे बिल्कुल एक नई किस्म की राजनीति, उस राजनीति बहुत दिलचस्प। नागालैंड छोटी जगह है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह है उत्तर पूर्व के लिहाज से, और भारत की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है उसको कायम रखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अमित शाह लगातार उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं, और अभी भी केंद्र सरकार की भी समझ में नहीं आया है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। और जो पूर्वी नागालैंड है, पूर्वी नागालैंड में अलग से एक प्रांत बनाने का आंदोलन चल रहा है। यानी एक तो वो आंदोलन है, इसमें वो कह रहे हैं हमें अपना संविधान चाहिए, अपना झंडा चाहिए। दूसरा, पूर्वी नागालैंड को अलग प्रांत बनाने का आंदोलन भी वहां चल रहा है। तो कितनी जटिल राजनीति है वहां की, आप देख सकते हैं। इसी तरह की जटिलता आपको मेघालय में दिखाई पड़ेगी। और पहले हम लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं भी जीत जाए, कहीं भी उसका प्रभुत्व हो जाए, वो उत्तर पूर्व में कभी अपना कदम नहीं जमा पाएगी, कि उत्तर पूर्व के कुछ प्रांत तो ईसाई प्रांत हैं, वहां पे बाकायदा बीफ खाया जाता है। मुझे पता नहीं बीफ और गोमांस में क्या फर्क होता है तकनीकी रूप से, लेकिन वहां बीफ खाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अंदर बीफ खाने का विरोध करना शामिल है। और वो लोग कोई अपना खान पान भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में बदलने वाले हैं नहीं। यहां तक कि उनके प्रांतों के जो मंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रालय में है, वो भी इस प्रश्न पे ऐसे बयान दे चुके हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर चौंक जाती है। गोवा में भी तो यही है। हाँ, गोवा की स्थिति भी है। लेकिन आप ये भी देखिए कि भाजपा ने अपने विचारधात्मक जो आग्रह हैं, जो मुख्य तौर पर उत्तर भारतीय किस्म के आग्रह हैं, जिनकी उत्तर पूर्व में कोई परचेस नहीं है, मतलब कोई उनकी परवाह नहीं करता है। ना तो वहां पे आर्यवाद चलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया, नहीं वहां पे आप गोमांस का विरोध करके कोई राजनीति कर सकते हैं। असम में हिंदू मुसलमान वाला मसला है और बहुत जबरदस्त है। वो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण असम का बहुत, उसको भाजपा को लाभ हुआ है उससे, सत्ता में रहने से। असाधारण किस्म का ध्रुवीकरण है असम में, देश के किसी दूसरे इलाके से भी ज्यादा। लेकिन बाकी जो उत्तर पूर्व के अन्य छह प्रांत हैं, वो बिल्कुल अलग किस्म की स्थिति है। वहां पे आदिवासी, स्थानीय वासी, बाहर के आने वाले लोगों के अंतर विरोध, और फिर वहां पे लंबे अरसे से जो भारत सरकार के खिलाफ एक बगावत पनपती रहती है, सशस्त्र आंदोलन, उनकी मांगे, ये तमाम चीजें वहां एक साथ चलती रहती हैं। और हम सब लोग इन सब चीजों से अनभिज्ञ बने हुए अपने राष्ट्रीय राजनीति का, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो 2023 में इन 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे, हम लोगों को संकल्प करना चाहिए कि 3 राज्यों के चुनावों के बहाने हम लोग उत्तर पूर्व की राजनीति का कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे।